आज के धन्वंतरी के इस बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सब लोग जानते हैं, एंड टाइम एंड अगेन हम रिक्वेस्ट करते हैं, मेंशन करते हैं, विस्तार से बताते हैं कि ये प्रोग्राम है आपके स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होने का, उसका ख्याल रखने का। और हम कोशिश करते हैं कि जो विख्यात विशेषज्ञ हों, जिस भी चीज़ के हैं, जो भी बीमारी है, जिस भी परेशानी के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो आए हमारे साथ बिल्कुल ले मैन लैंग्वेज में। देखिए, मैं मानता हूँ वो बहुत साइंटिफिकली एक्सपर्ट लोग हैं, जब वो आपस में बात करते होंगे तो साइंटिफिक लैंग्वेज में, लेकिन ये प्रोग्राम हम आम लोगों का है। तो मैं डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ और वो हमेशा हमें ओब्लाइज करते हैं, बहुत प्यारी, बिल्कुल साधारण भाषा में बात करते हुए। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम पाटिल साहब पुणे से। मैं डॉक्टर राम पाटिल साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। डॉक्टर सर, आपसे प्लीज़ हाथ जोड़कर प्यार से रिक्वेस्ट है कि हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए प्लीज़ अपना परिचय दीजिए। आप क्या हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं, प्लीज़ हमें बताइए ना। नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर राम पाटिल। मैं पेशे से हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ। मैंने मेरी स्पेशलाइजेशन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में की। उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन हेड एंड नेक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जो कि त्रिवेंद्रम में है रीजनल कैंसर सेंटर, वहां से किया। और मेरा तकरीबन 15 साल का एक्सपीरियंस है और इन 15 सालों में मैंने 3,500 से ज्यादा केसेस हेड एंड नेक कैंसर के अब तक किए हैं। माय गॉड। और मैं अभी हेड एंड नेक कैंसर की एक फेलोशिप आती है, उसका एक मेंटर भी हूँ अभी। और मेरा खुद का हेड एंड नेक कैंसर का और एक कैंसर का एक सेंटर भी है, केयर कैंसर सेंटर पुणे में। बहुत खूब। तो दोस्तों बिल्कुल सीधे सीधे डॉक्टर राम पाटिल साहब से, यूँ देखा जाए तो मैं भी राम पाटिल साहब के बारे में बता सकता था, लेकिन जाहिर सी बात है आप अगर खुद राम पाटिल सर को सुने कि वो कौन है, कहाँ हैं, तो ट्रस्ट, एक ट्रस्ट कोशेंट होता है ना, एक भरोसे वाली बात होती है, वो बढ़ती है, वो डेवलप होती है। इसलिए मैंने राम सर से रिक्वेस्ट करी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसा डॉक्टर राम सर ने बताया हेड एंड नेक कैंसर के बारे में कि उन्होंने 3,500 से ज़्यादा ऑपरेशंस किए हेड एंड नेक के लिए ही, और तमाम 3,500 मतलब 3,500 पेशेंट्स ही हुए, और वो सभी पेशेंट्स डॉक्टर राम पाटिल साहब से जुड़े हुए हैं। उनकी जो विशेषज्ञता है, उनका जो टैलेंट है, उनको जो एक्सपर्टीज़ है, उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया है। तो चलिए शुरू करें इस बातचीत को हमारे और आपके स्वास्थ्य के लिए। तो डॉक्टर राम सर, बात हेड एंड नेक की हो रही है, तो मुझे थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक बताइए, कोई भी व्यक्ति समझना चाहे ये हेड एंड नेक कैंसर भला है क्या चीज़, किस चीज़ की हमें परेशानी इस बारे में हो जाती है, बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति की भाषा में प्लीज़ हमें समझाइए ना। जी हाँ, हेड एंड नेक कैंसर जो कि इंडिया में बहुत ही कॉमन कैंसर है। हेड एंड नेक कैंसर समझने के लिए हम पहले समझेंगे कैंसर क्या हो। जी। अपना शरीर जो है बहुत सारी पेशियों या सेल्स से बना होता है, और इन सेल्स का काम या पेशियों का काम जो होता है बहुत ही रेगुलराइज, या बोल सकते हैं बहुत ही एक अच्छे तरीके से चलता है, बॉडी के कंट्रोल में चलता है। लेकिन जब ये कंट्रोल छूट जाता है, ये रेगुलेशन जब छूट जाता है, तो हम उसको बोलते हैं एक गांठ पैदा हो जाती है। ये गांठ अपने बॉडी के कोई भी उपयोग की नहीं होती है, हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, तो हम उसको कैंसर बोल सकते। ये हो गया कैंसर का एक सरल भाषा में डेफिनेशन, परिभाषा। अगर अगर यही गांठ हेड एंड नेक में, मतलब कि मुंह के अंदर, जुबान पे, गालों पे, टालू पे, जुबान के नीचे वाले हिस्से में, गले में, या इसमें वो बोलते हैं स्वर यंत्र जिसको बोलते हैं, लैरिंक्स जिसको बोलते हैं, उसके अंदर, नाक के अंदर, नाक के साइनसेस के अंदर अगर मौजूद होती है, तो उसको हेड एंड नेक कैंसर हम लोग कहलाते हैं। जी, ऑल राइट। तो हमारी इंडिया की ही बात करें, अगर हम लोग भारत की बात करें डॉक्टर साहब, कितनी तरह के हेड एंड नेक कैंसर हम मान सकते हैं कि हमारे भारत में होते हैं? हो सकता है
विदेशों में कुछ दूसरे तरीके के हेड एंड नेक होते हों, क्योंकि उनके कारण डिफरेंट होते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर किस तरह का हेड एंड नेक दिखाई देता है? हेड एंड नेक कैंसर जो इंडिया में है बहुत ही कॉमन बीमारी है। अगर हेड एंड नेक कैंसर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो छठवें या सातवें आठवें पायदान पे आता है या इतना लेस कॉमन। लेकिन इंडिया में अगर हम पुरुषों की बात करें तो ये नंबर वन कैंसर। ओ माय और गॉड। महिलाओं की बात करें, मुझे लगता है कि महिलाओं में शायद नहीं रहेगा, लेकिन महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के बाद हेड एंड नेक कैंसर का नंबर आता है। ओ माय और गॉड। बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर की, तो हमारे यहाँ पे 90% जो मामले होते हैं उसमें स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा टाइप का एक कैंसर होता है जो पाया जाता है, और उसको हेड एंड नेक कैंसर जनरली कहते हैं। ओके। और हेड एंड नेक कैंसर में और भी कैंसर के टाइप्स होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड का कैंसर हो गया, थायराइड कैंसर हो गया। लेकिन 90% मामलों में जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है वो टिपिकली पाया जाता है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने हेड एंड नेक कैंसर की हमें डेफिनेशन के बारे में बताया। महिलाओं में भी होता है, पुरुषों में भी होता है, उस बारे में भी हमें बताया। तो फिर इसके बाद आप ये भी कह रहे थे कि कुछ यंग एज में भी देखे गए। तो ज़्यादातर हमारे देश में किस उम्र में पाया जा रहा है ये प्रॉब्लम? अभी तक ये ओल्डर एज की बीमारी या बुढ़ापे की बीमारी इसको हम बोलते हैं। करेक्ट सर। ज्यादातर 60s में 70s में ये लोगों को होता है। करेक्ट। लेकिन नया ट्रेंड जो है इसमें यंगर एंड यंगर लोगों को ये बीमारी हो रही है। ओके। मेरा सबसे जो यंगेस्ट पेशेंट है 22 ईयर्स का है, सोचिए आप। ओ माय गॉड। ओ माय गॉड। और इसके कई सारे पैमाने होते हैं, जैसे कि एक डिसीज का एज एक चीज नहीं होती। ये डिसीज जो होता है फैमिली को अफेक्ट करता है। ओके। हम किसी तरह से ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, सम हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि चलो एक जवान आदमी अपने बूढ़े बाबा को हॉस्पिटल लेके आ। लेकिन ये देखना बहुत ही दुखद होता है कि अपने बुढ़ापे में लोग अपने यंग बच्चों को, जिसकी शादी नहीं हुई या रिसेंटली शादी हुई है, ऐसे को लेके आते हैं। वो खुद ये होते हैं, डिसेबल होते हैं, और जो उनका जो मेन सोर्स होता है अर्निंग का या जिसके ऊपर फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको ये बीमारी होता है। तो ये काफी चिंताजनक बात होती है। दैट्स वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। ऑफ कोर्स मैं समझ सकता हूँ डॉक्टर साहब कि कोई बुजुर्ग पेरेंट्स, माता पिता अपने यंग बच्चे को लेकर आए हैं तो क्या बीत रही होगी उनके दिलों पर। जाहिर सी बात है, इस बात को सुनकर डॉक्टर साहब जो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में कौंध रहा है वो ये है कि ये क्यों होता है, वाई यंग जनरेशन में क्यों। और फिर चलिए अगर हम बुढ़ापे की भी बात करें तो वहां क्यों ये प्रॉब्लम, वहां क्यों है? देखिए, सबको पता है कि तंबाकू, गुटखा और अल्कोहल, इस चीजों से कैंसर होता है, ये सबको पता है। लेकिन अभी ट्रेंड ये हो रहा है ना, टोबैको को, अल्कोहल को इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है हाँ। हर एक स्तर पे। तो बहुत से लोगों को ये आदत बहुत जल्दी लग गई। ओके। किसी का डर नहीं रहा है, और शुरुआत में उनको ऐसा लगता है कि पीयर प्रेशर रहता है। उनको लगता है अगर हम लोग इसका सेवन करते हैं, तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग करते हैं, तो कूल लगते हैं। वो कूल। एक पीयर प्रेशर सा है। और हम फिल्में देखते हैं तो उसमें भी दिखाया जाता है कि जो हीरो है बहुत पावरफुल है, लेकिन वो कोई एक्शन सीन से पहले या एक्शन सीन के बाद स्मोकिंग कर लेता है। तो एक कूल सा इमेज बनाए रखा है, जिसके वजह से ये होता है कि सब लोग ट्राई करने जाते हैं। और ये फ्रीक्वेंसी, अभी तो लड़कियां भी बहुत सारे स्मोकिंग करने लगी। Oh, पहले ये yes, था sir. कि लड़कियां नहीं करती है। हमें ये नहीं करना है, बुरी चीज है तो सबके लिए बुरी है, उसमें कंपटीशन नहीं करनी है। जी। कई चीज़ों में डॉक्टर साहब कई विशेषज्ञों से बात होती है और कुछ मतलब मानसिक चिकित्सक भी हैं, उनसे भी इस बारे में बात होती है। तो टाइम एंड अगेन ये निकल के आ रहा है कि स्ट्रेस यानी कि तनाव एक बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा रहा है इस तरह की बीमारियों में। तो क्या हेड एंड नेक में भी टेंशन का या तनाव का कुछ भाग है, कुछ पार्टिसिपेशन है क्या उसका? जी, डायरेक्टली तो नहीं है, जी। लेकिन आपने जैसे कहा कि तनाव और मानसिक और जो स्ट्रेस है आजकल बहुत ज्यादा है, कि बहुत कम उम्र में भी लोगों को टेंशन आने लगा है, उस डिप्रेशन आने लगा, बहुत कॉमन सी बात हो गई। उसके कारण ये होता है कि लोग अपना सेल्फ केयर नहीं करते हैं,
जाहिर सी बात होती है, वो उनका स्ट्रेस निकालने के लिए बुरी आदतों का यूज करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है शायद उससे मेरा स्ट्रेस कम हो जाए। दूसरा, खाने पीने पे ध्यान नहीं होता है, न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान नहीं जाता है, तो इनडायरेक्टली इस वजह से भी हेड एंड नेक कैंसर में या कोई भी कैंसर में कंट्रीब्यूट करता है ये। ऑल राइट, ऑल राइट। तो जाहिर सी बात है, स्ट्रेस की वजह से इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, तो ये भी एक रीजन बोल सकते हैं। बहुत खूब। तो दोस्तों, आपने इस बात को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए जो राम पाटिल साहब बता रहे हैं हमको। तनाव यूं डायरेक्टली तो हेड एंड नेक से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी परोक्ष रूप में, इनडायरेक्टली, यह हमें अफेक्ट तो करता ही करता है। और फिर जैसा सर ने बताया कि हमारी इम्यूनिटी भी, हमारी प्रतिरोधक क्षमता वो भी कम होती है, और इस वजह से हम जरा जल्दी शिकार होने लगते हैं। तो दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए और ध्यान से सुनिए डॉक्टर साहब क्या बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर साहब। अब अगला सवाल जो मेरे दिमाग में आता है कि इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे एक नॉर्मल रूटीन लेमैन एक अंदाज़ा लगा ले कि मुझे कुछ परेशानी हो रही है, कुछ तकलीफ़ें हो रही हैं, जिनको अगर अंग्रेज़ी में कहें तो प्री कैंसरस लीजन्स। ये क्या चीज़ है डॉक्टर साहब, कैसे पता करें हम कि हमें कुछ हो रहा है? ये देखिए, कैंसर जो है एक रात में या एक दिन में होने वाला बीमारी नहीं, ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो प्रोसेस को हमने समझना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कार्सिनोजेनेसिस। जी। मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का जो क्रोनिक इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, चाहे वो आपकी आदतें हो, चाहे कोई ट्रॉमा हो, तो क्रोनिकली मतलब रेगुलरली इरिटेट करता रहा, तो उसके वजह से क्या होता है, एक स्टेज ऐसा आता है जो ना कि कैंसर है ना ही नॉर्मल है, ओह। और उसके बाद में वो कैंसर में तब्दील होता है। तो सादे भाषा में या सिंपल लैंग्वेज में इसको बोलेंगे तो कैंसर के एक स्टेप पीछे वाला स्टेज। अच्छा। इसके उदाहरण हम दे सकते हैं कि गाल में या जुबान पे कोई व्हाइट पैच आ गए या दाग आ गए, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लाकी यानी व्हाइट पैच। ओके। तो ये कैंसर का, प्री कैंसर का लक्षण है। ओके। सेम तरीके से अगर रेड पैच है तो ये भी कैंसर का या प्री कैंसर का लक्षण है, जिसको हम बोलते हैं इरिथ्रोप्लाकिया। मतलब इरिथ्रो मतलब रेड और प्लाकिया मतलब पैच। ओके। तो रेड पैच, तो इसमें कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हमने पाया गया है कि रेड पैच जिसको है उसमें 50% चांसेस होते हैं कि वो कैंसर में तब्दील हो जाए। होगा। उसके बाद में एक कंडीशन बहुत आम है हमारे यहाँ पे, आपने देखा रहेगा कि बहुत से लोगों का मुंह नहीं खुलता, या उनको ये शिकायत रहती है कि तीखा खाना नहीं जाता उनको। राइट राइट, ऐसे हम देखेंगे। एकदम आपने जो करके दिखाया अभी, वो एकदम सिंपल टेस्ट है, जिसके लिए आपको कोई भी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। जी। आप खुद भी, जो अगर सुन रहे हैं कोई, तो खुद देख सकते हैं। अगर आपके दोनों दांत के बीच में 3 उंगलियों से कम उंगली जा रही है, तो उसका कुछ तो रीजन होगा। ये हमने डॉक्टर के पास जाके जानना चाहिए। ये जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं, राइट राइट, ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ओके। ओके। इसमें दूसरा एक लक्षण रहता है कि जलन होना या तीखा खाना ना आना। ये नहीं। सिंपल सी चीज लगती है, और आपने देखा रहेगा कि कोई व्हाइट पैच है, रेड पैच है, या मुंह कम खुल रहा है, तो इसमें पेशेंट को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, जी। तकलीफ नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है, बहुत से लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, मुझे ज्यादा तकलीफ तो है नहीं, चलने दर्द दीजिए। भी नहीं है, तो चलने दीजिए जो है वो। और यही गलती होती है। ओह माय गॉड। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत ही ज़्यादा साधारण और सिंपल और प्लेन लैंग्वेज में बताई है चीज़। हम लोग लगातार इसको चेक करते रह सकते हैं। ईश्वर ना करे अगर हम में से कोई भी इस तरीके के व्यसनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट या ऐसा कुछ, तो बहुत सिंपल टेस्ट हैं, ये हम करते चलें। हमारा मुंह कितना खुल रहा है वो देखते चलें, और जस्ट इन केस कुछ भी परेशानी होती है तो मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर राम पाटिल से तुरंत संपर्क करना चाहिए कि सर ये क्या चीज़ है। हो सकता कुछ भी ना हो तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया। ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब मुंह के कैंसर की। अब थोड़ा सा हमें गले के कैंसर के बारे में भी बताइए। जैसे हेड एंड नेक की बात हो रही है, हेड एंड नेक, तो गले के बारे में बताइए ना। तो सबसे पहले हमने बात की मुंह के प्री कैंसर के बारे में।
तो हम बात करेंगे मुंह के कैंसर के बारे में फर्स्ट, वो रह गया अपना। जी। तो उसमें क्या होता है ना कि मुंह के अंदर कोई भी रीजन में एक गांठ सी बन जाती है या छाला बन जाता है, जो 2 या 3 हफ्तों के अंदर हील नहीं होता है। गांठ है या छाला है या जख्म है, तो 3 हफ्तों में हील नहीं होता है। या कोई अचानक से दांत हिलने लगा बिना कोई वजह के, आपको बाकी सब दांत ठीक है लेकिन एक आध दांत अचानक से विदाउट कोई रीजन हिल रहा है। ओह। या किसी किसी को ये होता है कि कुछ दिखाई नहीं देता है मुंह चेक करने पे, लेकिन ऐसा होता है कि सलाइवा अचानक से बढ़ गया उनका, मुंह में पानी आना ज्यादा हो गया। तो ओके। ये भी एक रीजन हो सकता है, इसका भी एक लक्षण करके हम मान सकते हैं उसको। ओह। ओके। दूसरा बात करते हैं अभी गले की तरफ, जैसे आपने कहा कि गले के इसमें, तो उसमें ये हो सकता है कि खाने में दिक्कत आ सकती है, कभी कभी थूकते हैं तो उसमें से खून आ सकता है। उसके बाद में कभी कभी ईयर एक, मतलब कान में दर्द, अच्छा, ये कान में। गले के कैंसर से रिलेटेड होता है। कान में दर्द होता है, लेकिन मे भी उसका रीजन ये हो सकता है कि गले में कोई गांठ या अल्सर है, उससे भी कान में दर्द हो सकता है। ओके। सेकेंडली, अगर स्वर यंत्र का या लैरिंग्स का, या जिससे अपना आवाज निकलता है, उसके बात करेंगे तो आवाज में थोड़ा चेंज आ जाता है, जो कि 2 हफ्तों में या 3 हफ्तों में ठीक नहीं होता है। तो ऐसे में हमें जांच कर लेनी चाहिए। या सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो भी एक लैरिंग्स कैंसर का ये साइन हो सकता है। ऑलराइट। जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब, इसके बाद जो सबसे बहुत ज़रूरी और अपने आप से ही सवाल उठता है वो ये कि फ़र्ज़ कीजिए मैं आपके पास आ गया कि डॉक्टर साहब मुझे इस तरह की तकलीफ़ हो रही है, सलाइवा या थूक जो है वो ज़्यादा बन रहा है, किसी दांत में दर्द हो रहा है, वो अननेसेसरली हिल रहा है, और गले में खराश बहुत ज़्यादा है और 2-3 हफ्ते हो गए हैं ठीक नहीं हो रही है। तो जांच क्या की जाती है आपके क्लिनिक पर, या आपके जो असिस्टेंट्स हैं या आप क्या जांच करेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो रहता है क्लिनिकल जांच, यानी क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। आपकी डिटेल हिस्ट्री ली जाती है, आपको कौन सी आदत थी, कौन सी नहीं, आपको और कौन सी बीमारियां है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है क्या, या इम्यूनिटी आपकी किसी चीज पे कम है क्या, फैमिली हिस्ट्री ली जाती है। तो ये सब हो गया क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद में हमें अगर लगता है, आशंका होती है कि इसमें कैंसर हो सकता है, तो हम लोग करते हैं बायोप्सी। ओके। बायोप्सी यानी टिश्यू का एक थोड़ा सा सैंपल लेते हैं और उसको लैब में भेजते हैं कंफर्मेशन के लिए। और उसके बाद ही हमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये कैंसर है या नहीं है। ऑलराइट। ओके। डॉक्टर साहब, बायोप्सी से रिलेटेड एक बड़ा ज़बरदस्त मिथक यानी कि मिथ फैला हुआ है, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों से ये भी मिथक सुनने में आया कि बायोप्सी ली मतलब कि आपने कोई छोटा सा टुकड़ा वहाँ से निकाला और जो हमारा जो कैंसर था वो फूट गया, वो बढ़ गया। ऐसा कुछ होता है क्या डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल साफ आपने जैसे कहा कि मिथक ही है, ये बिल्कुल सच नहीं है। इनफैक्ट अगर हम कैंसर की बात करें, तो कैंसर में नेचुरली एक टेंडेंसी होती है ग्रो करने की। जी। बायोप्सी ना करे तो भी वो डिसीज बढ़ने ही वाला है, बायोप्सी करते हैं तो भी वो क्या होता है ना, जब तक ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तब तक वो डिसीज बढ़ते जाता है। जी। 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 इनफैक्ट बायोप्सी जब नहीं करते हैं तो हमें डायग्नोसिस ही नहीं लगता है। पता ही नहीं और चलेगा। जब तक पता ही नहीं लगेगा कि कैंसर है क्या है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, ओके। ट्रीटमेंट रुक जाएगा उसके वजह से। गेट इट तो सर। बायोप्सी करना तो जरूरी ही, अगर ओके। बायोप्सी नहीं करते ट्रीटमेंट नहीं होता है। और बायोप्सी से थोड़ा हल्का सा पेन हो सकता है, हल्की सी तकलीफ हो सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ओके। बात डॉक्टर साहब हेड एंड नेक की हो रही है, यानी कि अभी हमने आपने मुंह के बारे में बहुत क्लियरली बड़े डिटेल में समझाया, हाँ तो हाँ। और दांतों की बात भी की। तो क्या इसमें एक डेंटिस्ट का भी कुछ रोल होता है क्या डॉक्टर साहब? जो हमारे डेंटल सर्जन्स हैं या जो डेंटिस्ट हैं, उनकी भी सहायता लेते हैं आप, या उनका कुछ रोल होता है इसमें? जी हाँ, हेड एंड नेक कैंसर के प्रिवेंशन के लिए डेंटिस्ट की काफी अहम भूमिका होती है, जी। क्योंकि वो वेल वर्स होते हैं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं ओरल कैविटी के लिए। तो उनको थोड़ा सा भी चेंज आ गया तो वो जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि जैसे पेशेंट को तकलीफ नहीं है लेकिन पैच है, तो वो डिटेक्ट कर पाएंगे, शायद आपको जांच कर लेनी चाहिए। सेकेंडली, मैंने जैसे कहा आपको कि कोई भी क्रोनिक इरिटेशन या लगातार होने वाली चोट,
जैसे कि कोई दांत आपका टूटा है, शार्प है, तो उसके एजेस जो है गालों को या जुबान को लगते रहते हैं। जी तो वो डेंटिस्ट के पास अगर पेशेंट रेगुलरली जा रहा है तो उसका करेक्शन हो सकता है उस स्टेज पे, और वो इरिटेशन रोक सकता है। तो जी प्रिवेंशन में उनका रोल है और अर्ली डिटेक्शन में भी उनका रोल है। ओके। अब आप जैसे बता रहे हैं ना डॉक्टर साहब, तो आई वाज जस्ट चेकिंग मेरे दांत चेक कर रहा था कि कहीं कोई शार्प एज तो नहीं है। वैसे कोई मतलब कई बार मेरी मम्मी को मैंने देखा कि उनके गाल वो दांतों के बीच में आ जाते हैं और हर्ट हो जाता है, वुंड हो जाता है। तो हम्म। डेंटिस्ट के पास जाते हैं जैसे आपने कहा, तो वो उसको थोड़ा सा घिस देते हैं दांतों को, सो दैट वो चोट बार बार ना लगे। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसा डॉक्टर राम सर ने अभी बताया कि डेंटिस्ट का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और वो चेक करते हैं कि आपको आगे फर्दर डॉक्टर राम पाटिल जैसे सर्जन से चेक कराना चाहिए या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर साहब आपने। अब अगर हम लोग बात करें आगे बढ़ते हुए, तो बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल निकल के आता है कि अ, इससे जो मुंह और गले का जो कैंसर की बात हो रही है, इसको बिल्कुल कंफर्मेटरी टेस्ट की सर अब ये प्रॉब्लम हो गई, हेड एंड नेक का कैंसर आ गया, इसको कैसे फाइनल आप डिसाइड करते हैं कि हाँ ये हो गया? जैसे मैंने कहा, कंफर्म करने के लिए बायोप्सी ही जरूरी है। अच्छा। बहुत लोग पूछते हैं कि मैं एमआरआई कराऊंगा, पेट स्कैन करके एक स्कैन आया नया। तो वो जो टेस्ट होती है, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, सोनोग्राफी, ये सब चीजें जो रहती है वो स्टेजिंग के लिए। वो स्टेज। बता सकते हैं हम पेट स्कैन या स्कैन से हमें ये पता चलता है कि कैंसर कितना फैला है या बीमारी कितनी फैली, जी। कहाँ कहाँ पे है। तो उससे स्टेजिंग का अंदाजा लगता है। लेकिन बीमारी क्या है ये हमें बायोप्सी से ही समझेगा। ओके ओके डॉक्टर साहब, वही अगर एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। जी हाँ। गॉट योर पॉइंट। हम लोग ने बात करी डॉक्टर साहब कि क्या एग्जैक्टली कैंसर होता है, हेड एंड नेक में कौन कौन से पार्ट्स में हमें प्रॉब्लम होती है। फिर हम लोग ने बात करी सिम्टम्स किस तरीके के आते हैं, तो आपने प्लैक्स के बारे में बताया, रेड प्लैक्स, वाइट प्लैक्स और दांतों का हिलना। फिर आपने बताया कि डेंटिस्ट किस तरीके से आपकी मदद करते हैं। फिर आपने बताया कि हम लोग फाइनली कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होते हैं कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम हो गई अभी। अब अगर डॉक्टर साहब बात करें इन सब जानने के बाद ट्रीटमेंट की, सो कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर साहब, स्टेप 1 2 3 थोड़ा बताइए ना। जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हमें कई बातों का ध्यान देना पड़ता है। अगर हम ये बात मान के चले कि पेशेंट एकदम फिट है, जी। उसको कोई और बीमारी नहीं, तो उस स्टेज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। ओके। जैसे स्टेज 1 या स्टेज 2 में जाओ कि अर्ली स्टेज हम बोलते हैं उसको। अगर वैसे में पेशेंट आता है तो उसको सिंगल मॉडल, मतलब या तो सर्जरी करेंगे या तो रेडिएशन अलोन। ओके। मतलब ओके। या तो एक ही ट्रीटमेंट करेंगे कोई भी, या तो सर्जरी करेंगे या तो रेडिएशन। अगर बीमारी और थोड़ा आगे बढ़ गया है, जैसे गले में फैल गया है, तो हम उसको बोलते हैं स्टेज 3। तो स्टेज 3 में डुअल मॉडलिटी, मतलब दो दो मॉडलिटी यूज करेंगे कि ओके। पहले सर्जरी करेंगे उसके बाद में रेडिएशन यूज करेंगे, या तो रेडिएशन और कीमोथेरेपी का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। ओके। ओके। और बीमारी आगे बढ़ता है तो कभी कभी ये होता है कि सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता ओके। तो ये है। और ट्रीटमेंट जी। हाँ, तो एक ट्रीटमेंट जो है आपने देखा कि प्लानिंग के हिसाब से या प्रोटोकॉल के हिसाब से पेशेंट बहुत बार क्या करते हैं, गूगल करते हैं और हाँ। वो समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या किया जाए। तो बहुत बार उनको समझ में नहीं आता है। और क्या रहता है कि वो लोग भी अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक डॉक्टर उनको ये बोलता है कि शायद सर्जरी करना पड़ेगा, दूसरा बोलता है शायद रेडिएशन करना पड़ेगा। तो पेशेंट पहले से डरा हुआ है कि उसको कैंसर हुआ है। सबसे पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता उस चीज को, बिल्कुल। चाहे उसको कितने साल से आदत हो। किसी किसी को तो आदत भी नहीं रहती, उनमें भी कैंसर अगर डायग्नोस हो जाता है तो उनको एक्सेप्ट करना एक बड़ी मुश्किल चीज रहती है। वो बहुत बहुत मुश्किल। बार ऐसा होता है कि 15-20 दिन तो डिनाइल में रहते हैं कि ये हुआ ही कैसा, मुझे मुझे क्यों हुआ। एक नेचुरल सा तो ये होता है। तो इसके लिए हमने सॉल्यूशन ऐसा निकाला है कि हम लोग क्या करते हैं, हर एक केस को ट्यूमर बोर्ड बोलते हैं, जिसमें सारे स्पेशलिस्ट, यानी मैं सर्जन हूँ, उसके साथ मेरे साथ कलीग जो है रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, इवन साइकेट्रिस्ट, उनका भी रोल होता है क्योंकि डिनायल है पेशेंट को। उसके बाद फिजिशियन जो कि फिटनेस देखेंगे पेशेंट का, एनेस्थेटिस्ट और कई अन्य चिकित्सक।
हम मिलके साथ में बैठते हैं, पेशेंट का हर एक एंगल से, हर एक फाइल उनकी, हर एक रिपोर्ट उनका चेक करते हैं, पेशेंट का एंगल भी जांचते हैं कि उनको क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है, राइट। फाइनेंशियली और लॉजिस्टिकली और सब तरीके से, कि क्या ट्रीटमेंट से, कौन से ट्रीटमेंट से सबसे अच्छा रिजल्ट उनको आएगा, निकलेगा। ये हम देखते हैं और वो बेस्ट ट्रीटमेंट हम पॉसिबल ट्रीटमेंट पेशेंट को ऑप्शन देते हैं। ओके। इससे क्या होता है, इंडिविजुअल बायस जो होता है, जैसे मैं सर्जन हूँ तो मुझे एक लगेगा, नेचुरली लगेगा कि ये पेशेंट शायद सर्जरी से ठीक हो जाएगा। जो रेडिएशन वाला ऑन्कोलॉजिस्ट रहेंगे या उनको लगेगा कि शायद इस पेशेंट में रेडिएशन देना चाहिए। ऐसा कभी कभी हो जाता है। हालांकि मैं भी गलत नहीं हूँ, सामने वाला डॉक्टर भी गलत नहीं है, वो अपने अपने जगह पे अपने अपने एक्सपीरियंस से सही है। लेकिन पेशेंट के लिए कंफ्यूजन पैदा करता है ये चीज, और जी। ट्यूमर बोर्ड में ये चीज का ध्यान रखता है कि पेशेंट को कंफ्यूजन ना हो, एक क्लियर वन डायरेक्शन ट्रीटमेंट मिले और पेशेंट को कॉन्फिडेंस मिले। राइट। तो एब्सोल्युटली राइट। ट्यूमर बोर्ड के जरिए जाना, उसके जरिए ट्रीटमेंट होना आज के घड़ी में स्टैंडर्ड ऑफ केयर माना जाता है। वाह। तो दोस्तों, जो राम पाटिल सर ने बात बताई है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा काम की है। कि जिस वक्त हमें कुछ परेशानी होती है, मुझे कुछ परेशानी है और मैं राम पाटिल सर के पास गया, तो राम पाटिल सर अकेले नहीं, उनके साथ तमाम और दूसरे स्पेशलिस्ट भी मिलकर मेरे स्वास्थ्य की देखभाल करने में लग जाते हैं। कितनी खूबसूरत बात है ये। पूरी टीम, उनके साथ पूरी टीम है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट भी है, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी है, डेंटिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं और जनरल मेडिसिन के डॉक्टर्स भी हैं कि अगर मुझे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या कुछ और प्रॉब्लम है, वो उसको भी वो देखेंगे। ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इस बात पर गौर कीजिए। गूगल बाबा पे मत जाइए, बेहतर होगा डॉक्टर साहब के पास जाइए, वो सही बात बताएंगे। बहुत बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है हम लोग ने यहाँ तक बात कर ली है, तो जो बहुत साधारण सा सवाल सभी के दिमाग में आएगा इस सारे ट्रीटमेंट में, और देखिए डॉक्टर साहब, मैं तो ये मानना चाहूँगा कि मुझे तकलीफ है और मैं आपके पास आया हूँ तो मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, तो मुझे कितना वक्त लगेगा सर? हाउ मच टाइम? ये डिपेंड करता है पेशेंट का कौन सा स्टेज होता है उसके ऊपर। जैसे मैंने कहा कि अगर अ, बिल्कुल शुरुआत में आता है पेशेंट, तो उसको सिंगल मॉड्यूलर ट्रीटमेंट यानी एक ट्रीटमेंट लगेगा। तो ओके। जाहिर सी बात है 15-20 दिन में ही ठीक हो जाएगा, वाह। अपने रूटीन काम में लग जाएगा। जैसे जैसे स्टेज बढ़ जाता है बीमारी का, लेट डायग्नोसिस होता है, लेट ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो उसको ट्रीटमेंट भी ज्यादा लगती है। बिल्कुल ठीक है। सर्जरी होता है, उसके बाद में 1 महीने के बाद रेडिएशन होता है जो कि 1.5 महीने तक चलता है। ऐसा 3 से 4 महीना लगता है उसको एक ट्रीटमेंट कंप्लीट करने में, और हम बोल सकते हैं कि 6 महीने तक वो काफी अच्छे से रिकवर हो जाता है। बहुत बढ़िया। सो मोटे, अगेन ये स्टेज पे डिपेंडेंट है। जी, मैं मान सकता हूँ डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी साधारण सी बात है और किसी को भी समझ में आएगी कि हमारी बीमारी कितनी हो गई है, बढ़ गई है, छोटी है, उसी के हिसाब से हमें ठीक होने का भी प्रॉब्लम होएगा। अब बहुत सीधी सी बात है, अगर कोई हमें वायरल इन्फेक्शन हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया, खांसी बहुत ज़्यादा है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बुखार भी आ रहा है और ये तय हो गया कि वायरल है, तो जितना ज़्यादा होगा उतना ही वक्त लगेगा। अगर हमने एक छींक आते ही या गले में खराश होते ही तुरंत डॉक्टर साहब से बात की और उन्होंने 3 दिन की एंटीबायोटिक लिखी, तो हम जल्दी भी ठीक हो जाएंगे। ये तो बड़ी साधारण सी बात हुई। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने डॉक्टर साहब। तो मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं डॉक्टर साहब, सभी पेशेंट्स के लिए, सभी दोस्तों की जानकारी के लिए, अंदाज़न 6 महीने पकड़े हम, कि 6 महीने में हम अपनी पूरी तंदुरुस्ती वापस पा सकते हैं। माइंडसेट भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ट्रीटमेंट की बात हो गई, अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। बेहतर है ना सर कि ये हो ही ना, तो प्रिवेंशन के बारे में हमें बताइए, किस तरीके से हम हेड एंड नेक कैंसर से अपने आप को बचा सकते हैं? जी हाँ, प्रिवेंशन हम बोलते हैं, किसी बीमारी में बोलते हैं, किसी भी बीमारी में बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली। मतलब क्योर से प्रिवेंशन हमेशा ही अच्छा है। और बहुत बार ये होता है कि ये बहुत सरल, सिंपल रहता है प्रिवेंशन का। ट्रीटमेंट भले ही कितनी कॉम्प्लिकेट हो, लेकिन प्रिवेंशन का जो रास्ता है बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो प्रिवेंशन
एक तो हमने देखा कि कार्सिनोजेनेसिस या कैंसर बनने की जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी होती है। जी। उसमें कभी-कभी प्री कैंसरस स्टेज भी है। तो हमें इसमें एक अवसर मिलता है, चांस मिलता है कि हम लोग उसको रोक पाएँ। तो अगला सवाल आपका कि प्रिवेंशन कैसे किया जाए? सबसे पहले जो आदतें हैं आपको कुछ आदतें हैं, तम्बाकू, सुपारी, गुटखा, अल्कोहल, तो ये सबसे पहले तो छोड़ना चाहिए। सबको पता है इससे कैंसर होने की संभावना ज़्यादा आती है। हेड एंड नेक कैंसर तो 80 या 90% केसेज़ में यही एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, तो करेक्ट सर। उसको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद में दूसरा फैक्टर्स जो आता है एचपीवी इन्फेक्शन होता है, जी। तो उसकी आजकल वैक्सीन आने लगी है। जो ओरोफैरिंजियल कैंसर होता है उसमें एचपीवी का भी रोल होता है, मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम का एक वायरस होता है, ओह। उसकी वजह से भी ये हो रहा है। और अच्छी चीज ये है इसमें कि वैक्सीन अभी अवेलेबल है और कल परसों ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। ओके। ओके। जो 14 साल के लड़के या लड़कियां हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री में दिया जाएगा गवर्नमेंट फैसिलिटीज में। तो इसका हमने लाभ उठाना चाहिए, ये वैक्सीन हमने लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया। थर्ड थर्ड ये बात करेंगे कि हाइजीन हमारा अच्छे से रखना चाहिए। कोई शार्प टीथ है या डेंटिस्ट के पास रेगुलरली जाना चाहिए ताकि अपनी ओरल हाइजीन अच्छे से रह सके। ये भी एक तरीका है। उसके बाद में हमारी इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए हमें अच्छा से डाइट जो है हमारा उस पे ध्यान देना है। डाइट हमारा कंप्लीट हो, बैलेंस्ड हो, उसमें तरह-तरह की सब्जियाँ हो, फल हो, इसका ज़रूरी है। हम इसको रेनबो डाइट कहते हैं। मतलब सादे भाषा में अगर बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, तो प्लेट में कलर। बहुत सारे कलर दिखने चाहिए। इसको रेनबो डाइट बोलते हैं। राइट। क्योंकि हर एक कलर में ना क्या होता है कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। यानी फाइटोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से अपने सब्जियों को, फलों को रंग मिलता है, स्वाद मिलता है। तो हमें अपना ट्रेडिशनल भी डाइट देखा जाए तो ऐसा ही रहता है कि उसमें अलग-अलग स्वाद रहते हैं, अलग-अलग रंग रहते हैं। तो जितने ज़्यादा रंग या जितना ज़्यादा स्वाद उतना सेहतमंद आपका डाइट। तो डाइट पे भी ध्यान देना है। दैट्स ब्यूटीफुल। मैं सच कहूँ डॉक्टर साहब, अभी मैं दिमाग में यही चल रहा था जब आप बता रहे थे कि ऐसे क्या खाऊं मैं जिससे कि मैं अपने आप को इन सारी प्रॉब्लमों से बिल्कुल सेफ कर सकूं। आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया कि वी शुड हैव रेनबो डाइट, यानी कि हमारी प्लेट में तरह तरह के रंग होने चाहिए। देखिए कितना खूबसूरत है दोस्तों, प्रकृति ने हमें कितने रंग दिए हैं, उनको स्वीकार कीजिए। ये ब्लैक एंड वाइट बहुत हो गया। चलिए कुछ कलरफुल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उनको अपनाइए और बिल्कुल पवित्र तरीके से ही उनको पकाया जाना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए। किसी भी तरीके की आर्टिफिशियल चीज़ उसमें ना हो। बहुत खूब, अमेजिंग। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल शुरुआती बातचीत में कहा, कुछ यंग बच्चे भी अ, इस चीज़ के शिकार हो रहे हैं। उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप कि वो क्या करें? उन्होंने ये करना चाहिए कि उनको पीयर प्रेशर में नहीं आना है। हम्म। दूसरी बात, ये तो अच्छी चीज़ है कि कुछ-कुछ नए यंग जो जनरेशन है, उन्होंने उल्टा ये समझ लिया है कि उल्टा वो अ, टोबैको, अल्कोहल इससे दूर रहते हैं। काफ़ी लोग समझ गए हैं। जी। नए जनरेशन जो है, मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था उसमें ये देखा गया कि अल्कोहल का कंज़म्पशन जो है, जेन ज़ी जो जनरेशन आया है या उसके बाद में वाला जो जनरेशन आ रहा है, उनमें इतना फैट नहीं है उसका। वो ओके। लोग समझ गए। वो तो एक अच्छी या सकारात्मक चेंज हमें देखने मिला है। तो वही ट्रेंड को उन्होंने बरकरार रखना चाहिए। हेल्दी क्या चीज़ है, क्या अनहेल्दी है, वो समझ लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने। ये एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड है कि जो आज की जनरेशन है वो कई चीज़ों को लेकर अवेयर होती जा रही है। मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि इस तरीके के व्यसनों से वो दूर हो रही है। दूसरा ये भी है कि वो अपनी फिटनेस की तरफ बहुत ज़्यादा अवेयर होते चले जा रहे हैं। बहुत ही स्पोर्ट्स, अच्छा ट्रेंड है। है ना, स्पोर्ट्स जाना, जिम जाना, ठीक है, जिम का फैशन बढ़ गया है लेकिन वो एक अच्छा ही ट्रेंड है। वो एक अच्छा ट्रेंड है कि कम से कम बच्चे स्वस्थ तो हैं। सच कहूँ डॉक्टर साहब, मेरे ज़माने में जब मैं छोटा था तो अपने स्वास्थ्य को लेकर या फिटनेस को लेकर इतना अवेयर नहीं था। हम बस
इधर उधर करते रहे, पढ़ाई वढ़ाई में लगे रहे, लेकिन फिटनेस को लेकर हम अवेयर नहीं थे। ये अच्छी बात है कि आज की जनरेशन अवेयर हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो अब कुछ बात कर लेते हैं गलत फहमियों के बारे में, कन्फ्यूजन्स, मिथक्स, मिथ्स, जो तमाम तमाम लोग गूगल बाबा के आशीर्वाद से लेकर घूमते हैं, और इंस्टाग्राम रील्स वगैरह। तो आपने जैसे बताया कि ये कैंसर कुछ उन लोगों को भी हो जाता है जिन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी, गुटखा नहीं खाया, दारू नहीं पी। फिर उनके दिमाग में आता है ये मुझे क्यों हो गया, मैं तो पवित्र था, ईश्वर का बच्चा था, ऐसा वैसा। तो उन लोगों को बड़ा साइकोलॉजिकल शॉक लगता है कि हम तो बिल्कुल ही पवित्र रहे, फिर भी हमें ये हो गया, तो मैंने ज़रूर कोई ना कोई पाप किया होगा, किसी ना किसी का दिल दुखाया होगा। ये कितना सही है डॉक्टर साहब? ये मिथक कितना, मतलब मुझे तो इसका। मिथक नहीं, ये रियलिटी है सर। जी एक 20 से 25% लोगों में बिना कोई आदत के, जिनको कभी उन्होंने पान सुपारी को छुआ भी नहीं, उनको भी कैंसर हो सकता है। जी कैंसर के लिए तंबाकू, गुटखा, अल्कोहल की इतने ही रीजन नहीं, और भी रीजन होते हैं। और हम लोग इसको एक बोलते हैं ससेप्टेबिलिटी, मतलब कैंसर कैच करने की एक बॉडी की कैपेसिटी जी हर एक लोगों में अलग अलग होती है। किसी किसी को आपने देखा रहेगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी भर तंबाकू इसका सेवन किया, उनको नहीं हुआ। जी और आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे रहेंगे जिन्होंने 2 महीने यूज किया और उनको हो गया। कुछ लोग ऐसे भी है, जैसे मैंने कहा कि 20% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में हाथ नहीं लगाया, फिर भी उनको कैंसर हो गया। तो ये ससेप्टेबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और इसीलिए 30 के एज के बाद हर एक स्क्रीनिंग कर लेना चाहिए अपना। हाँ, उसमें कुछ चेंजेस अपने माउथ में, गले में आता है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। राइट सर, राइट सर। अब कई बार ये भी सर कंफ्यूजन आता है कि जी मेरे को छाला हो गया या कुछ दाना है, लेकिन उसमें दर्द नहीं है, तो आई एम ओके। दर्द नहीं है तो मैं सेफ हूँ, ऐसा भी है क्या डॉक्टर साहब? बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जो कैंसर होता है, हम बोलते हैं उसको चोरों की तरह या दबे पाव आने वाला डिसीज बोलते हैं। ओ शुरुआत में बिल्कुल भी पेन नहीं होता है, या तो आपको ये व्हाइट पैच रहेगा या तो गांठ रहेगी जिसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं रहेगा। जी जी इनफैक्ट जो दर्द आना शुरू होता है तब तक काफी देर हुई रहती है, कैंसर काफी आगे बढ़ा हुआ रहता है। जब कैंसर में कोई इन्फेक्शन हो जाए या कैंसर इतना बड़ा हो जाए कि आजू बाजू के जो नसें है उसको दबाव उसके वजह से या गांठ के वजह से आया, उसके बाद दर्द शुरू होता है। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में बिल्कुल दर्द नहीं होता है। और ओके उसी के वजह से इंडिया में जो होता है लेट डायग्नोसिस बहुत आम बात है। बहुत सारे पेशेंट हमारे आज भी इतना अवेयरनेस होने के बाद भी लोग लेट स्टेज में ही आते हैं। ओके। मुझे तो लगता है सर कि ये जो प्रॉब्लम है कि लेट स्टेज में आना या बर्दाश्त करते चलना या उल्टे सीधे इलाज करते रहना, ये कैंसर की तरह से ही बराबर की बड़ी बीमारी है। इसको हटा दें तो शायद हम सुरक्षित हो जाएं। अच्छा। मैं हमारे पेशेंट को हमेशा बोलता हूँ कि मैं कैंसर को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन आपके डर को नहीं ठीक कर आप सकता। डर को नहीं ठीक कर सकता, बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर साहब। इसी से बात दिमाग में आती है कि फर्ज कीजिए किसी को हुआ, मुझे हुआ, कोई छोटी मोटी चीज़ हुई, तो मैं क्या करता हूँ कि हल्दी लगा लूँगा या ऑयल पुलिंग आजकल बड़ी फेमस हो रही है, और इस तरह की कुछ घरेलू इलाज या आयुर्वेद इलाज। तो ये जो शुरुआती दौर की चीज़ है, प्री कैंसर कह लें उसको, अगर वो इन सब चीज़ों से ठीक हो पाएगा क्या डॉक्टर साहब? एक्चुअली नहीं होता है इस सबसे। उसके लिए साइंटिफिक ट्रीटमेंट देना जरूरी है, जांच करनी जरूरी है, बायोप्सी करना जरूरी है कि उसमें कितने % चेंजेस आ चुके हैं। ओके और उसका एक साइंटिफिक इलाज होता है, वो कर लेना चाहिए। ओके ओके ओके, बिल्कुल ठीक बात और है। बहुत बार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आता है कि विटामिन B17, B18 पता नहीं क्या क्या आता है, उसके वजह से कैंसर पूरा ठीक हो गया। ये पूरी गलत बात है, ओके ये सही नहीं। ओके। और हाँ अभी तक ऐसा भी आता है, बहुत बार लोग मुझे पेशेंट्स फॉरवर्ड करते हैं, डॉक्टर साहब ये सही है क्या, हाँ ऐसा इलाज तो हमको बताया नहीं गया, ऐसा कुछ हुआ है क्या। लेकिन एक्चुअल में ये है कि कैंसर के ऊपर ना दुनिया भर में बहुत ही अच्छा से रिसर्च हो रहा है, बहुत बड़े मात्रा में या बड़े पैमाने पे रिसर्च हो रहा है।
क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है ह्यूमैनिटी के लिए। जी जी तो जी। पूरा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो विंग है, हर एक कंपनी की, हर एक गवर्नमेंट की, कैंसर के ऊपर काफी रिसर्च हो रहा है। अगर कुछ रिजल्ट आ जाता है तो डेफिनेटली वो गवर्नमेंट या कोई आपसे छुपाएगा नहीं। ऑल राइट। क्योंकि पीछे डॉक्टर साहब मेरे को एक जगह पर पढ़ने को मिला था और कुछ सुनने को भी हुआ, कुछ वीडियोस भी अवेलेबल थे कि अगर विटामिन सी, जो कि हमारी बॉडी में एक्चुअली बनता नहीं है, बाहर से हमें लेना पड़ता है, लेकिन उसकी जो स्टैंडर्ड डोसेजेस अक्रॉस द वर्ल्ड सेट की गई हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा हम्म। मात्रा में अगर हम विटामिन सी लेते हैं तो इवन वो कैंसर को क्योर कर सकती है। अब ये एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन मेरे दिमाग में बैठ गया। तो ये बात काफ़ी साल पहले की हो गई, तो मैंने बहुत सारा विटामिन सी खाना शुरू कर दिया था। क्या ये सच है डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी विटामिन ज्यादा तरीके से खाने से ये हो सकता है आपको उसके साइड इफेक्ट हो सकते ओह, ओके हैं, लेकिन बेनिफिट नहीं होगा। विटामिन सी आपकी एसिडिटी वगैरह प्रोड्यूस कर सकता है अगर ज्यादा खाए तो। ओके ओके ओके। हालांकि ये बात अच्छी है विटामिन सी की, वो बॉडी में रुकता नहीं है, डिजोल्व हो जाता है, इसलिए यूरिन से पास हो जाता है। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ज्यादा विटामिन सी खाना भी अच्छा नहीं है। ऑफ कोर्स, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल ठीक बात है डॉक्टर साहब। अब सारी चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया, आपने बहुत प्यार से समझाया। अब थोड़ा सा हमारे सपोर्टिंग फंक्शंस के बारे में भी बता दीजिए। सपोर्टिंग फंक्शन जो हमारे फैमिली है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, क्योंकि कई बार तो ये होता है कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे से कोई रिश्तेदार, मेरा दोस्त मिलने भी नहीं आता कि साहब इसको हो गया है तो इसके पास नहीं जाना है। एक सोशल स्टिग्मा, एक बहम ऐसा बैठा हुआ है। तो अगर मेरे अंदर कोई गलत आदत है, व्यसन है, उसको छुड़वाने के लिए किस तरीके का सपोर्टिंग फंक्शन होना चाहिए? किस तरीके से हम अपने परिवारों को समझाएं, दोस्तों को समझाएं डॉक्टर साहब? या आपने अभी दो बातें कही। एक तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कैसा सपोर्ट होना चाहिए, और दूसरा कि प्रिवेंशन के लिए या कोई आदत छोड़ना चाहता है तो उसके कैसा। तो सबसे पहले बात करेंगे जिनको कैंसर है, अभी जिनके घर में या परिवार में कैंसर है। तो सबसे पहली बात ये जाननी है हमें कि कैंसर जो है ट्रांसफरेबल डिसीज नहीं, एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं नहीं होगा। जाती। जैसे कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, बीपी जिसको बोलते हैं, ये एक डिसीज कैसे पर्सनल डिसीज है, उसी तरह कैंसर भी एक पर्सनल डिसीज है। ओके। अगर कोई आदमी कैंसर पेशेंट का झूठा भी खा लेता है तो उसको भी कैंसर नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल डिसीज नहीं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो ये जब बात बहुत जाननी बहुत जरूरी है। बहुत बार हमने पेशेंट्स के लिए हमें ये आते डाउट आते हैं कि घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और दादाजी को उनके कैंसर हुआ है, तो उनको साथ में रखे क्या, वो बच्चों को साथ में खेलने दे क्या। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो खेलने दे। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि कभी कभी बच्चों की वजह से दादाजी को जिनको कैंसर हुआ है उनको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उनको बच्चों को कभी कभी स्कूल से सर्दी जुकाम ऐसे इन्फेक्शन होते हैं, वो कैंसर पेशेंट को जल्दी कैच कर सकते हैं। ओके। लेकिन ऐसा उल्टा भी होता है कि किसी को कैंसर है, वो कैंसर के साथ वाले रहने वाले लोगों को कैंसर हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। हम लोग तो आपने देखा कि इतने सारे पेशेंट किए हैं, हम लोगों को भी आज तक कुछ कैंसर नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है कैंसर ऐसा बीमारी नहीं है, और इसको जो आइसोलेशन और स्टिग्मा जो है वो हटाना चाहिए। इनफैक्ट वो भी एक डिग्निफाइड लाइफ, मैं बोलूंगा कि वो बिल्कुल उसके हकदार है और उनको देनी चाहिए। इसीलिए फैमिली सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। जी। ट्रीटमेंट तो अपनी जगह पे काम करेगा, लेकिन सपोर्ट और मॉरलिटी और उनका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम, उसके लिए फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। और हमने देखा है बहुत बार टेक्स्ट बुक में या प्रोटोकॉल में ऐसा बोला जाता है कि ये तो लास्ट स्टेज का कैंसर है, शायद इतना ही टाइम देगा, 6 महीने जिएगा, इसके पास इतना ही टाइम। लेकिन हमने ऐसे मिरेकल देखे हैं जब पेशेंट का विल पावर अच्छा है, फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है, तो बहुत बार भला ही टेक्स्ट बुक कुछ बोलता रहे, भला ही डेटा कुछ बोलता रहे, लेकिन हमने देखा है कि वो पेशेंट अच्छे से, मतलब उन्होंने काफी साल उसके साथ निकाले हैं, कैंसर को कॉन्कर किया है, उस पर जीत हासिल की। और उसके उल्टा भी देखा है कि एकदम अर्ली स्टेज का डिसीज है, लेकिन पेशेंट को डर ही बहुत ज्यादा है, निगेटिव मेंटेलिटी है, और बहुत बार ये होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं है, न्यूट्रिशन उसके वजह से अफेक्ट हो गया। तो कैंसर अब अलग रह गया, लेकिन माल न्यूट्रिशन और जो उसका लो कॉन्फिडेंस है उसके वजह से ज्यादा नुकसान पेशेंट को होता है।
एक साइंटिफिक डेटा ये कहलाता है कि 50% ऑफ द कैंसर पेशेंट में जो डेथ का रीजन है वो कैंसर नहीं है, ओह बल्कि न्यूट्रिशन और बाकी अन्य चीजें हैं, कैंसर खुद नहीं। सोचिए आप। माय गॉड। और आपने अभी दूसरा जो क्वेश्चन पूछा, अगर प्रिवेंशन। कोई छोड़ना चाहता है बीमारी, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए, स्मोकिंग कर रहा है या कोई आदत बुरी है उसको, तो वो आदत बुरी है, इंसान बुरा नहीं। इनफैक्ट बहुत बार जो पेशेंट्स होते हैं या जो स्मोकिंग करते हैं खुद भी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो आदत लग गई उनको, तो अभी छोड़ना मुश्किल हो गया। और जो तंबाकू है, गुटखा जो है, वो ऐसा लगता नहीं किसी को कि इतनी ज्यादा डेंजरस बीमारी है या डेंजरस आदत है, लेकिन छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। राइट। इनफैक्ट जो साइकोलॉजी के जो फादर है, फादर ऑफ साइकोलॉजी उनको बोलते हैं, सिगमंड फ्रॉइड, उनको भी आदत थी ये स्मोकिंग की। सोचिए आप, जो खुद ने साइकोलॉजी की पूरी नींव रखी, वो खुद नहीं छोड़ पाए, तो इतनी डेंजरस है, इतनी आदत बेवश कर देता आदमी को कि वो लेनी चाहिए, उतना उसकी क्रेविंग होती है, तो ये छोड़ना मुश्किल होता है। और इसी के लिए फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। सबसे अगर जरूरी। फैमिली सपोर्ट हो तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए। इनफैक्ट क्या होता है ना कि स्मोकिंग करते हैं, कोई आदत देते हैं, तो उनको रिलैक्स फील होता है उसके वजह से, और वही वो चीज क्रेव करते हैं। उनको अगर चीज हम फैमिली सपोर्ट के थ्रू अगर प्रोवाइड करें, उनका मनपसंद खाना बनाए, उनको अच्छे से बात करें, तो ये हो सकता है उनको और एक्सटर्नल रिलैक्सेशन की या एक्सटर्नल जो स्ट्रेस बस्टर्स है उसकी जरूरत ही ना पड़े। दूसरा ये होता है कि आदत छोड़ देते हैं ना, तो उनको जाहिर सी बात है थोड़ा सा केमिकल इम्बैलेंस बॉडी में हो जाता है, क्योंकि बॉडी को आदत पड़ गई उस चीज की। हाँ हाँ। तो उनको जाहिर सी बात है थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो जाता है। वो हर एक पे कोई बिना वजह थोड़ा गुस्सा कर जाते हैं, चिड़चिड़ करते हैं। तो इस समय पे उनको सपोर्ट करना, उनको समझ के लेना बहुत जरूरी होता है। अगर वो सपोर्ट किया जाए, और ये रहता है बॉडी को कि अगर कोई भी आदत हम 3 वीक छोड़ दे ना, तो बॉडी को नई आदत लग जाती, उसकी आदत ही नहीं रह सकी। और ये 3 वीक या 1 मंथ ज्यादा से ज्यादा पकड़ ली, उसमें अगर सपोर्ट दे दिया तो आसानी से लोग छोड़ सकते हैं। यू आर सो राइट सर, सो राइट। क्या बात है। अगर हमें हमारा फैमिली का सपोर्ट रहे, फ्रेंड्स का सपोर्ट रहे, तो ये आदतें भी हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर या हम आदतों के ही तो गुलाम हैं। इसको छोड़ेंगे। अच्छी आदतें, आदतें तो आदतें ही हैं। बहुत सुंदर। अमेजिंगली ब्यूटिफुल। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच इतनी सारी बातें बताने के लिए। तो ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो डॉक्टर साहब हम सब मिलके ख्याल रख लें हेड एंड नेक कैंसर से या किसी भी तरीके के कैंसर से बचने के लिए? थोड़ा सा वो बता दीजिए। मैसेज क्या है आपका, संदेश क्या है लोगों को? सबसे पहले ये बात कहूंगा मैं, ये नया दौर, तो नए दौर में कैंसर की जो बीमारी है बहुत कॉमन हो रही है, तो हमें कैंसर से डरना नहीं, ओके। उसको समझना, इग्नोरेंस नहीं करना है। अगर हम छोटी छोटी बातें, जैसे कोई पेनलेस होता है अल्सर, या उसकी लक्षण ध्यान दे, तो हमें प्रिवेंट भी कर सकते हैं और अच्छे से ट्रीट भी कर सकते हैं। तो उसको डरना नहीं, ये बात हमने याद रखनी चाहिए। राइट सर, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इस पूरे प्रोग्राम का सार यह है कि हम डरे नहीं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें हमेशा के लिए ख़राबी कर देगी। हम पहले से ही इससे बच सकते हैं। जाहिर सी बात है, हल्के फुल्के सर्दी जुकाम से हम अपनी रक्षा कर लेते हैं, तो इससे भी कर सकते हैं। डॉक्टर राम पाटिल सर, थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमसे बातचीत की। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।